हेलो नमस्कार, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं कन्फ्यूजिंग एडवर्ब्स ऑब्लिक एडजेक्टिव्स। तो मैं कुछ चीज़ें इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ किसी नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले किया जाता है? किसी नाउन के पहले किया जाता है। और ये एडजेक्टिव इस नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। ओके, लेकिन एडवर्ब्स, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ना, इन एडवर्ब के पहले क्या आता है? कई बार एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव आ जाता है और कई बार पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आएगा? एडवर्ब। लेकिन जो जनरली होता है वो एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? एडवर्ब। लेकिन कई केसेस में एडवर्ब के पहले क्या आने लगता है? एडजेक्टिव। तो हम सारी चीज़ों को वन बाय वन करके जान लेंगे, क्योंकि कुछ एडवर्ब्स वर्सेस एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं सेंटेंसेस में। हमें पता ही नहीं लगता कि कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है, क्योंकि कुछ एडवर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव और कुछ एडवर्ब्स तो ऐसे होते हैं जिनका एक ही फॉर्म में दोनों होता है। जैसे हम बात कर ले फास्ट की, जैसे हम बात कर ले वेल की, तो ये दोनों एडवर्ब भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। पहला दिया है, चेक द अंडरलाइंड वर्ड एंड मेक द नेसेसरी करेक्शंस इफ नीडेड। यानी कि जितने भी ये अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ना, हमें इनको क्या करना है? चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? मिस एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस। और जित जहाँ कहीं भी आवश्यक करेक्शंस होंगे हम उसको क्या करेंगे? बनाएंगे, यदि ज़रूरत होगा तो। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा क्या? ही रैन स्लोली बट आई रैन फास्टली। मैं आपको बता दूं कि फास्ट इंग्लिश में एक एडजेक्टिव भी है और एक क्या है? एडवर्ब भी है। एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। लेकिन फास्ट फास्ट फास्टली वर्ड इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंग्लिश में फास्टली नाम का वर्ड नहीं है। हाँ, फास्ट है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे फास्टली ना होके क्या होगा? फास्ट होगा। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? फास्ट यूज़ करना है। फास्टली की जगह पे फास्टली क्या है? गलत है। दूसरा सेंटेंस है, ही लुक्ड एट मी इन अ वे एज इफ आस्किंग क्वेश्चंस। इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इन अ वे एज इफ आस्किंग क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चनिंगली इसका करेक्ट एडवर्ब बनेगा। क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली एडवर्ब है। ओके, तो क्वेश्चनिंगली इसका करेक्शन होगा। 2, द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट। इस सेंटेंस में एवर की जगह पे क्या होगा? फॉर एवर या ऑलवेज। मेरा हमेशा या फॉर एवर या ऑलवेज का यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में। फॉर एवर का मीनिंग होता है हमेशा और ऑलवेज का मीनिंग भी क्या होगा? हमेशा। यानी कि वंस फॉर ऑल, वंस फॉर, ये फॉर ऑल ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है हमेशा के लिए। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और अगर इसमें क्वेश्चन की बात करूं तो 2014 में ये एसएससी और दिल्ली पुलिस एसआई एग्ज़ाम में और इसके अलावा भी इन सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। चौथा है, लिसन विद अटेंशन टू व्हाट आई से। नो, लिसन अटेंटिवली टू व्हाट आई से। लिसन क्या? अटेंटिवली। अटेंटिवली हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें एडवर्ब का प्रयोग किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, या किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। तो ये अटेंटिवली किसको क्वालिफाई करेगा? लिसन को। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 5, ही बिहेव्ड नोबलर दिस टाइम। नहीं, नोबलर नहीं, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब चाहिए। क्यों? बिहेव एक वर्ब है ना, उसको क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक एडवर्ब होना चाहिए। तो इस सेंटेंस का करेक्शन हो जाएगा क्या? मोर नोबली, मोर नोबली। 5, 6, डू लाइक आई डू। नहीं, लाइक के बाद ना
हमेशा ही कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। लाइक के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और एज के बाद दोनों केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा और सब्जेक्टिव केस भी आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के केस में हमें एज का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि उसका करेक्शन होगा। 7, यू लुक एज योर फादर। यू लुक एज की जगह पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यू लुक लाइक योर फादर। आई केम, एक तो दिया है आई केम, आई केम के बाद हमें क्या यूज़ करना है, लेट। हम लेटली वर्ड का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लेटली हाल ही के बारे में बात करता है, लेकिन वो बता रहा है कि ही केम लेट, मतलब कि वो देर से आया। ओके, द डैश अराइवल ऑफ ट्रेन कॉज्ड डिसकम्फर्ट, यानी कि द लेट अराइवल, कैसा अराइवल, लेट अराइवल। लेट यहाँ पे क्या, कौन एक एडजेक्टिव का वर्क करेगा और किसको क्वालिफाई करेगा, इस अराइवल को। आई हैवंट सीन हिम डैश, आई हैवंट सीन हिम येट, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, येट या सो फार, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में येट या सो फार का यूज़ करते हैं। डैश कॉमर्स आर नॉट अलाउड, यानी कि लेट कॉमर्स जो बाद में आने वाले हैं या देर से आने वाले हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। 12, प्राइसेस हैव सॉर्ट ऑफ, प्राइसेस हैव सॉर्ट ऑफ रिसेंटली, कब, रिसेंटली, हाल ही में। 12 का आंसर हो जाएगा रिसेंटली। 13, हिज डैश वाइफ वॉज काइंड हार्टेड, हिज लेट वाइफ, हिज लेट वाइफ, लेट दो एक एडवर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है, और एक एडवर्ब भी है। जब एडजेक्टिव का वर्क करता है तो बताता है किसी के मरे हुए व्यक्ति के बारे में बात करता है, जैसे कि उसके मरे हुए पिता बहुत ही काइंड हार्टेड थे, यानी कि हिज लेट फादर वॉज वेरी काइंड हार्टेड। लेकिन लेट जब एडवर्ब का काम करेगा तो ये देर का मीनिंग देता है, देर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट। 14, यू शुडंट गो आउट लेट एट नाइट, रात रात में देर को तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। यू शुडंट गो आउट लेट एट नाइट, ही गॉट सक्सेस डैश इन हिज करियर, ही गॉट सक्सेस लेट इन हिज करियर, वह अपने करियर में देर से सफलता पाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें लेट वर्ड की, तो लेट एक एडवर्ब है जब देर से की बात करेगा, लेट एक एडजेक्टिव है जब विलंब या देर से बात करेगा, और लेट एक एडजेक्टिव है जो नो लॉन्गर अलीव, मृतक व्यक्ति के बारे में बात करता है। ओके, लेटली एक एडवर्ब है जो बात करता है हाल ही में। ओके, हाल फिलहाल की बात करता है, रिसेंटली, लेटली, ओके, की बात करता है। इन द फॉलोइंग केसेस चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ये जो फॉलोइंग केसेस है ना, जो सेंटेंस में जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें हमें क्या चूज करना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज करना है। ओके, जैसे लेट और लेटली पे ये बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। 16 दिया है, शीला वॉज रिप्रिमेंडेड बाय द स्कूल मार्शल फॉर कमिंग लेटली टू स्कूल, लेटली की जगह पे क्या होगा, लेट, देर से आने के लिए, न कि हाल ही में आने के लिए। ओके, Rohan's mother advised him not to drive the car lately at night. Lately ना होके क्या होगा, late at night, late at night। ओके, लेट मतलब देर रात में कार चलाने से उसकी मम्मी ने उन्हें क्या उसे क्या किया, एडवाइस किया कि मत चलाओ देर रात को कार,
न कि हाल ही में। लेटली का अर्थ होता है हाल ही में और लेट का अर्थ होता है देर से या मृतक। नेक्स्ट 18, हमारे सामने हार्ड और हार्डली पे क्वेश्चंस दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हार्ड इंग्लिश में एक एडजेक्टिव भी है, एक एडजेक्टिव भी है और क्या है, एक एडवर्ब भी है। एडवर्ब का काम तब करेगा जब किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा और एडजेक्टिव का काम तब करेगा जब किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। ओके, जैसे कि एक इडियम है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओके, आई वर्क डैश टू पास द एग्जाम, आई वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, गदचित ही, और हार्ड का अर्थ होता है बड़ी ही कठिनाई पूर्वक। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश डज एनी वर्क, यानी कि ही हार्डली, वह गदाचित ही यानी कि बड़ा ही मुश्किल से किसी काम को करता है, तो यहाँ पे हार्डली जाएगा। 21, ही डज डैश वर्क, ही डज हार्ड वर्क, वो कैसा मेहनत करता है, तो हार्ड वर्क करता है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। 22 है, लाइफ टर्न्स डैश व्हेन यू लर्न डैश एनी लेसन फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लाइफ टर्न्स हार्ड, लाइफ टर्न्स हार्ड व्हेन यू लर्न हार्ड एनी लेसन, व्हेन यू लर्न हार्ड एनी लेसन, हार्डली एनी लेसन मतलब गदाचित ही। यहाँ पे किसका सेंस आएगा, गदाचित ही का। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब, और यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है, ही इज अ डैश टास्क मास्टर, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर। ही इज अ डाई हार्ड होता है, क्या होता है, डाई हार्ड होता है, फैन ऑफ सलमान। इट इज डैश टू बेंड दिस रॉड, इट इज हार्ड, ये मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है, इट इज हार्ड टू बेंड दिस रॉड। 26, दिस रॉड कैन हार्डली बी बेंट, मतलब मुश्किल से ही इसको बेंट किया जा सकता है, यानी कि हमें क्या चाहिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 27, दिस एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। एक इडियम है जहाँ पे एक इडियम है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जटिल समस्या, तो वहाँ पे हार्ड आएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ होगा। ओके, हार्ड इंग्लिश में क्या है, एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है और फिर एक एडजेक्टिव भी है। ओके, हार्ड मतलब होता है कठिन, और हार्ड जब एडजेक्टिव का दूसरा सेंस देगा तो होता है मेहनत से भरा, सख्त, और बीच में जो दिया है मेहनत से, ये एक एडवर्ब है। हार्डली क्या है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, जैसे काम करने में काम चोरी मुश्किल से, और हार्डली करना मुश्किल। ओके, किसी चीज़ को, जैसे हार्ड नट टू क्रैक मैंने अभी बताया कि एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है क्या, जटिल समस्या। अ पीस ऑफ वर्क इज डिफिकल्ट टू डू, और डाई हार्ड का अर्थ होता है लॉयल, जो वफादार होता है। ओके, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एसएससी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स में पूछा गया, ग्रेड 4th में। ओके, ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 29 क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी एसएएस एग्ज़ाम में पूछा गया, पेपर फर्स्ट में 2010 का क्वेश्चन है ये। अगर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछा है, और ये है 2011 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो ये सारे ही क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक को डील कर लेंगे। 28 है, जोहन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे पार्ट नंबर ए में एरर है और इस हार्डली की जगह पे होगा हार्ड। ओके, क्योंकि हार्डली का अर्थ होता है बड़े ही मुश्किल से, गताचित ही, और हार्ड का अर्थ होता है बहुत कठिनाई पूर्वक। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। ओके, कहा जाता है, ग्रामेरियंस ने ऐसा बताया है कि एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर मैं बात कर लूँ नो, नॉट, नेवर और
इनके साथ इन वर्ड का प्रयोग अगर हम हार्डली, स्केर्सली, बेयरली शब्द के साथ करेंगे या लेस्ट के साथ करेंगे या डिनाई वर्ड के साथ करेंगे या फॉरबिड वर्ड के साथ करेंगे तो सुपरफ्लुअस होगा। ओके, उसी तरीके से इस स्टेटमेंट में हार्डली का अर्थ होता है कदाचित ही, मुश्किल से, न के बराबर। तो फिर नो वर्ड का यूज़ क्यों करें? यही तो एरर है ना, पार्ट नंबर डी में एरर है। तो हमें लिखना पड़ेगा द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, या तो लिखेंगे विद नो एफर्ट एट ऑल। ओके, दोनों में से कोई आएगा। या तो हम लिखेंगे विद विद हार्डली एनी एफर्ट, विद हार्डली एनी एफर्ट, या तो हम लिखेंगे कि विद नो एफर्ट एट ऑल, विद नो एफर्ट एट ऑल, या दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। ओके, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो पार्ट नंबर 3 में एरर था। नेक्स्ट, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। वेरी हार्डली ना होके क्या होगा? वेरी हार्ड। और वे ये हार्ड किसको क्वालिफाई करेगा? वर्किंग को। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब। बहुत कठिनाई पूर्वक मेहनत कर रहा है, न के बराबर मेहनत कर रहा है। न के बराबर मेहनत करेगा तो कैसे सफल होगा? तो पार्ट नंबर 3 में एरर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेप फर्स्ट एग्जाम में। 31 नंबर क्वेश्चन है ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। एक इंग्लिश में इडियम होता है मेक बोथ एंड, मतलब होता है सिर्फ गुजारा भर यापन कर पाना। तो बोल रहा है कि ही वर्क्स हार्डली, वो कदाचित ही मेहनत करता है? नहीं ना, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इसलिए हार्डली को काट के हम क्या लिखेंगे? हार्ड लिखेंगे। तो जाके सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है 32 ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। डाई हार्ड होता है ना कि हार्डली होता है। ओके, ये एक इडियम है। सो एरर पार्ट नंबर 3 में था। 33 की बात करते हैं। द साइंटिस्ट्स कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। अगर मैंने आपको क्या बताया कि हार्डली, स्कैर्सली, स्कैर्सली, बेयरली, सेल्डम, फॉरबिड, डिनाई, लेस्ट, ये ऑलरेडी नेचर में नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनके साथ नो, नॉट, नेवर या कोई अन्य नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते। क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड का यूज़ एक ही सेंटेंस में रिपीटेडली करें, टुगेदर एक साथ करें, तो वो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम नॉट को हटाएंगे, सेंटेंस होगा द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, या तो हमें लिखना पड़ेगा कि इस हार्डली को काट के द साइंटिस्ट कुड नॉट कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तो दोनों वर्ड्स में से कोई एक तो कटेगा। ओके, तो पार्ट नंबर 2 में एरर है। नेक्स्ट 34 आफ्टर ट्वेलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। अभी अभी हार्डली का अर्थ होता है कदाचित ही, मुश्किल से। ओके, मतलब ना के बराबर। तो कोई ना के बराबर कैसे ट्वेल करेगा, मेहनत करेगा? ना, आफ्टर ट्वेलिंग वेरी हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। ओके, तो पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, मदर डज नॉट हार्डली नो वॉट हैपेंड इन द स्कूल येस्टरडे। ओके, अगर मैं फिर से बात करूं कि नॉट और हार्डली दोनों दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, तो दोनों वर्ड्स का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता सेंटेंस में। इसीलिए हमें या तो करना पड़ेगा इस सेंटेंस को कि मदर हार्डली नोज, मदर हार्डली नोज, या तो हम लिखेंगे कि मदर डज नॉट नो व्हाट हैपेंड इन द स्कूल येस्टरडे, या तो हम लिखेंगे द मदर हार्डली नोज व्हाट हैपेंड इन दिस इन द स्कूल येस्टरडे।
एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम डज नॉट को काट रहे हैं और हार्डली का यूज़ कर रहे हैं तो इस नो को नोज में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा जाएगा? सिंगुलर। आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 पे और एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेवल ब्लॉगिंग्स इज हार्डली वर्क and will earn you nothing in the first few years. Okay, travel blogging इज हार्ड वर्क। कैसा वर्क है? वो बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है। तो इज हार्ड वर्क, ना कि हार्डली वर्क। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सर हमारे पास क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? एडवर्ब। तो उसको काट के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है? हार्ड होता है, हार्ड वर्क होगा। सो इसका करेक्ट जो एरेनियस पार्ट है वो क्या है? ए वन फर्स्ट। हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा किस पे? फ्री वर्सेस फ्रीली पे। मैं बता दूं कि फ्री ये एक वर्ब भी है और ये एक क्या है? एडजेक्टिव भी है। ये क्या है? एडजेक्टिव भी है। जब वर्ब के बारे में बात करता है तो किसी को फ्री करना, इमेंसिपेट करना, टू सेट फ्री समवन। किसी को क्या करना? पार्डन, किसी को ना पार्डन कर देना, दुष्मुक्त करना, एक्यूट करना, फॉरगिव करना के कॉन्टेक्स्ट में फ्री वर्ड का यूज वर्ब के तरीके से होता है। लेकिन एडजेक्टिव के तरीके से क्या होगा? मुफ्त। जैसे फ्री के साथ दो प्रपोजिशन आता है जब भी एडजेक्टिव होगा। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, मुफ्त का। एंड फ्री फ्रॉम वरी मतलब चिंता से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम वरी। ओके। और फ्रीली की अगर हम बात करें तो ये एक एडवर्ब है। फ्रीली मतलब होता है इच्छा से, यानी कि इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। तो चलिए क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आई गॉट दिस मग फ्री विद कॉफ़ी। मतलब कि आई गॉट दिस मग फ्री विद कॉफ़ी, मतलब इसमें मैंने कॉफ़ी के साथ इसको मुफ्त में पाया। ओके, इस कप को। नेक्स्ट, वी आर नॉट डैश फ्रॉम विशेस, वी आर नॉट फ्री फ्रॉम, वी आर नॉट फ्री फ्रॉम विशेस। मैंने बताया फ्री के साथ जब चिंता की बातें आती है, वरी की बात आती है, तो फ्री के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फ्रॉम आएगा। ओके, तो वी आर नॉट फ्री फ्रॉम विशेस। नेक्स्ट है 39, यू कैन गो फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब फ्रीली तुम जिस पार्ट में जाना चाहते हो ना, जा सकते हो। यू कैन गो फ्रीली, तो फ्रीली क्या है? एक एडवर्ब है और किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को, गो को। ओके, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फ्री गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो फ्री का गिफ्ट है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि गिफ्ट शब्द के साथ जब हम फ्री वर्ड का यूज़ करते हैं तो सुपरफ्लुअस होता है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट्स जब हम किसी को देते हैं तो क्या हम गिफ्ट देते वक्त किसी से कुछ लेते हैं क्या? पैसे लेते हैं क्या? नहीं ना। गिफ्ट तो ऑलरेडी सरप्राइज होता है, वो बिना पैसे के दिए जाता है। तो इसीलिए गिफ्ट शब्द के साथ फ्री वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। हालांकि इस स्टेटमेंट में किया जाएगा क्योंकि आपको सीखना है। ओके, 41 है आई एम नॉट अ डैश बर्ड, आई एम नॉट अ फ्री बर्ड। ये वर्ड नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। मतलब कि मैं एक आज़ाद चिड़िया नहीं हूँ। नेक्स्ट 42, आई हैव अ डैश हाउस टू लेट, आई हैव अ फ्री हाउस टू लेट, मतलब मेरे पास एक मुफ्त का घर है टू लेट करने के लिए। डैश, इम्प्टी वेसल्स मेक मच साउंड। इम्प्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या? इम्प्टी यूज़ करेंगे क्योंकि आपने ये क्या है? प्रोवर्ब है। एक क्या है? प्रोवर्ब है कि इम्प्टी वेसल्स मेक मच साउंड, मच नॉइज। थोड़ा चना बाजे घना। ओके, फ्री टाइम इज कॉल्ड लेज्यूर, उसको क्या बोलते हैं? लेज्यूर बोलते हैं। जो हमारा खाली समय होता है उसको क्या बोलेंगे? लेज्यूर बोलेंगे। तो 44 का ऑप्शन क्या है? लेज्यूर। 45, द किडनैपर्स डैश द होस्टेज,
द किडनैपर्स फ्रीड द होस्टेज, होस्टेज को क्या कर दिए, बंदी, जिन व्यक्तियों को बंदी बनाए थे उनको क्या कर दिए, फ्री कर दिए, उनको छोड़ दिए। नेक्स्ट 46, स्टूडेंट्स आर अलाउड फ्रीली, उनको फ्रीली अलाउड कर दिया गया है, स्वतंत्र रूप से उनको अलाउ कर दिया गया है। ओके, दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे फ्रीली ना होगा, क्या होगा, फ्री ऑफ चार्ज मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो पार्ट नंबर किस में एरर है, थर्ड में। नेक्स्ट देखो, जब मैं आपको बता रहा था गिफ्ट के बारे में कि गिफ्ट तो ऑलरेडी ही फ्री होता है, इसलिए इसके साथ फ्री वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, वो यहाँ पे क्या करा है, काटा है इसको। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुआ होगा। मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि फ्री गिफ्ट शब्द के साथ फ्री वर्ड का यूज़ नहीं करते। हमने फ्री और फ्रीली के बारे में पहले ही पढ़ा था कि फ्री, सी द डिफरेंसेस। फ्री एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है क्या, मुक्त करना, और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्या, स्वतंत्र। और फ्री का जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है तो इसका आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि मुफ्त, मुफ्त में। बट फ्री फ्रॉम वरी मतलब चिंता से मुक्त होना। फ्रीली एक एडवर्ब है जो जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता से, मतलब अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा से, यानी कि विद लिबर्टी, आज़ादी से। अगर हम बात करें दोस्तों टू मच की और मच टू की, तो मच टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और उस एडजेक्टिव की हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। लेकिन टू मच के बाद क्या आता है, नाउन आता है, और वो नाउन कैसा होगा, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। इतना आप ज़रूर ध्यान रखना। ओके, आई होप कि आपको ये याद रहेगी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को हैंडल करने में। बोला है देर इज डैश डिस्कम्फर्ट, तो डिस्कम्फर्ट एक नाउन है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि देर इज टू मच डिस्कम्फर्ट, क्या आ जाएगा, टू मच आ जाएगा। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ डैश वरीज प्रॉब्लम्स अब्लिक क्वेश्चंस। तो अगर आपको पता हो कि मच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, नाउन के लिए, यानी कि क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए। लेकिन मेनी का प्रयोग कब करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए, और मेनी के बाद हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो अगर हम वरीज की बात करें तो ये तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल है ना, प्रॉब्लम्स भी प्लूरल है और क्वेश्चंस भी प्लूरल है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही हैज़ टू मैनी वरीज, यानी कि टू मैनी का यूज़ करना पड़ेगा हमें। टू मैनीज प्रॉब्लम, टू मैनीज सॉरी टू मैनी प्रॉब्लम्स, टू मैनी वरीज, टू मैनी क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, ही इज डैश इन जैस टायर्ड वरीड अनॉयड, यानी कि मच टू, मच टू एंजायस, मच टू टायर्ड, मच टू वरीड, मच टू एनॉयड। क्योंकि टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ओके, यहाँ पे एंजायस एडजेक्टिव है, टायर्ड एडजेक्टिव है, वरीड एडजेक्टिव है, एनॉयड एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट 51, क्वेश्चन नंबर 51, आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। ओके, वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्यों, क्योंकि मच टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, और हैवी तो एडजेक्टिव ही है ना, इसलिए कोई एरर नहीं है। और दूसरा चीज़ बता दे तो टू के साथ हमेशा ही टू चलता है, जो कि इस टू के बाद हमेशा टू दिया है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो कंप्लीट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नो एरर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टेट सेकेंड में, एग्जाम 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। देखो बता रहा है टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन, कैसा नाउन, अनकाउंट, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और टू मैनी विद प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और टू मच एडजेक्टिव के साथ आएगा। वो मैं सारी चीज़ें आपको पहले बता रखा है। नेक्स्ट चलते हैं दौड़े दौड़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो उसका आंसर दिया है।
यहाँ पे भी बात कर दिया। टू मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, टू मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, और वो एडजेक्टिव का हमेशा कौन सी डिग्री होगा, तो पॉजिटिव डिग्री होगा। ओके, फिर बता रहा है मच टू इज फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव, टू मच इज फॉलोड बाई अ नाउन, हैंस टू मच प्लस हैवी इज करेक्ट। लास्ट वाला देखो, मैं बता दूं, स्टिल, स्टिल क्या है, एक एडवर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। स्टिल का जब एडजेक्टिव के फॉर्म में इसका अर्थ होता है काम, क्या, काम, जब शांत के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, जब मोशनलेस पोजीशन में कोई वस्तु रहेगी या कोई व्यक्ति रहेगा। और स्टिल एडवर्ब का भी रोल प्ले करता है जब किसी वर्ब को क्वालिफाई करने करने लगेगा। जैसे सी स्टिल गोज टू मीट हिम, तो सी स्टिल गोज, गोज को क्वालिफाई करेगा। ओके, तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व वन बाय वन। ओके, पहला है 52, इट इज़ डैश रेनिंग, यानी कि इट इज़ स्टिल रेनिंग, यहाँ भी बारिश हो रही है। स्टिल वाटर्स रन डीप, ये प्रोवर्ब है, मतलब कि शांत जल में भी गहराई होती है, यानी शांत दिखने वाला व्यक्ति भावहीन नहीं होता। ये एक प्रोवर्ब है जिसका अर्थ होता है 54, ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, येट या स्टिल, दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, तो भी वह खुश नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, क्यों, क्योंकि दो क्लजेस को जोड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टैंड स्टिल या स्टैंड स्टिल या स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ, डबल ऑफ, स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध की स्थिति हो जाना। कैसी स्थिति हो जाना, गतिरोध की स्थिति हो जाना। अपोजिट अ सिचुएशन और अ सर्कमस्टेंस इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, उसको बोलते हैं क्या, स्टैंड स्टिल या स्टैंड ऑफ। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बोल रहा है 56, यू हैव डैश सम टाइम लेफ्ट, यू हैव स्टिल, यू हैव स्टिल, तुम्हारे पास अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे अब आपको बहुत ही बारीकी से बता दिया कि स्टिल वर्ड का प्रयोग एडवर्ब की कॉन्टेक्स्ट में भी करेंगे, जो मैंने बताया ना कि उसका अर्थ क्या होगा, अभी भी स्टिल का अर्थ होगा शांत के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम बोल सकते हैं या मोशनलेस पोजीशन को बोल सकते हैं। ओके, एडवर्ब के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो इन नॉट मूविंग कंडीशन, जो मूविंग कंडीशन में नहीं होगा, यानी मैंने बताया क्या कि मोशनलेस पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। पहले भी कंजंक्शन के भी फॉर्म में आता है, फिर भी जैसे कि नेवरथलेस, वहाँ पे मैंने येट का भी यूज़ किया और स्टिल का भी यूज़ किया, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, और स्टील का वर्ड स्टील वर्ड का यूज़ कब करेंगे, एडवर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, विदाउट मूविंग, बिना किसी मूव के। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाइयों। प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज़ येट ट्रेनिंग। यहाँ पे ना येट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्टील वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि येट नाम का वर्ड जो है, इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव स्टेटमेंट में, वही सेंटेंस के एंड में किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में एरर है, येट रैनिंग की जगह पे होगा स्टिल रैनिंग, इट इज़ स्टिल रैनिंग, या येट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए। जैसे कि शालिनी इज़ येट टू मीट मी, मतलब शालिनी को अभी अभी मुझसे मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है। ओके, अगर इस क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CGL मेंस 2018 में पूछा गया है 13 सितंबर को 2019 में। सोच सकते हैं ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। CGL मेंस 2018 में पूछा है 13 सितंबर को, और फिर 2019 में पूछा है, और ये है बहुत आसान क्वेश्चन 57। ओके, सो, वेरी एंड टू। सो एक रिलेटिव सेंस के लिए आता है, और इसके साथ हमेशा ही
इसके साथ हमेशा ही हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सो के साथ हमेशा ही हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। और सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आएगा यहाँ पे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सो दैट ये हमेशा रिलेटिव सेंस के बारे में बात करता है। अगर हम टू की बात करें तो टू अपने साथ हमेशा ही पेयर लेता है किसका, टू का, और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और इस टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें वेरी की, तो वेरी एक पॉजिटिव सेंस देता है। कैसा, पॉजिटिव सेंस। ओके, लेकिन सो नेगेटिव देगा और टू भी क्या देगा, नेगेटिव देगा, क्योंकि टू का अर्थ होता है मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, यानी मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। ओके, आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई एम सो हैप्पी, मैं इतना खुश हूँ, सामने वाला प्रश्न कर सकता है कितना हैप्पी हो। अगर मैं बोलूँ कि आई एम टू हैप्पी, तो इसका अर्थ निकलेगा मैं इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव सेंस देने वाला वर्ड कौन सा होगा, वेरी होगा। ओके, तो वेरी यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आएगा। आई एम डैश सॉक्ड, मैं बहुत सॉक्ड हूँ, मैं बहुत क्या हूँ, सॉक्ड हूँ। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वेरी आएगा। 60, ही इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। अगर मैं उसके बीच में टू लगा दे तो उसका अर्थ होगा वो इतना इंटेलिजेंट है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के मीनिंग को पॉजिटिव रखने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा वेरी। नेक्स्ट है 61, इट इज़ डैश हॉट दैट वी कैनॉट गो आउट। मैंने क्या बताया था कि सो के साथ हमेशा ही क्या चलता है, दैट चलता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सो। यानी कि इट इज़ सो हॉट दैट वी कैनॉट गो आउट। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। आई एम डैश ग्लैड टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। अगर मैं वहाँ पे एम के बाद टू ग्लैड लगाऊँ, तो अर्थ होगा कि मैं इतना खुश हूँ आपसे मिलकर जितना नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस की मीनिंग ही रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे वेरी वर्ड का यूज़ करेंगे। 63 है, ही इज़ डैश हैप्पी डैश कंट्रोल हिज फीलिंग्स, यानी कि ही इज़ टू हैप्पी टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स, वह इतना खुश है कि वह अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है, यानी कि यहाँ पे टू टू का पेयर ही चलेगा। ओके, नेक्स्ट है, आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। अब यहाँ पे रीज़न बता रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन है सो, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सो। 65, द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज्ड लीडरशिप, द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज्ड फॉर लीडरशिप के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, वेरी वर्ड के साथ हमेशा ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और मज के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का। और ये क्रिटिसाइज्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पहली चीज़ की वेरी तो आ नहीं सकता, वेरी तो आने से रहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मच, या तो वेरी मच। यानी कि वेरी को काट के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मच। द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज मच क्रिटिसाइज्ड फॉर द लीडरशिप, यहाँ पे पार्ट नंबर D4 में एरर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड, नहीं, ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश था अपने दोस्तों को देखकर या अपने दोस्तों से मिलकर। अब टू अगर लगाएंगे तो इसका मीनिंग होगा कि वो इतना खुश था अपने दोस्तों से मिलकर जितना नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई। तो इसीलिए पार्ट नंबर किस में एरर था, टू में। ना ही तो सो होगा ना ही तो टू होगा, वहाँ पे सो और टू की जगह पे वेरी होगा। ओके, यहाँ पे वेरी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंटेंस ही इम्प्रूवमेंट का है, तो सेंटेंस रॉन्ग तो है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। सो ग्लैड नहीं होगा, टू ग्लैड नहीं होगा, क्या होगा, वेरी ग्लैड, जो मैंने अभी आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट, यही उनके चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि आंसर्स दे रखा है। देख लो, अगर मैं आंसर्स की बात करूं तो बता रहा है कि सो के साथ हमेशा दैट का पेयर ऑफ कंजंक्शन चलता है।
टू अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स को लेता है, वेरी डिजायरेबल एडजेक्टिव्स को लेता है। ओके, मैंने बताया था सो यहाँ पे क्या है, सो एक कंजंक्शन है, इट मीन्स देयरफॉर, दैट्स वाई, इसीलिए आपको बता रहा है। और वेरी के साथ हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब फर्स्ट में प्लस आईएनजी। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, और मज के बाद कौन सा पार्टिसिपल आता है, तो पास्ट पार्टिसिपल मैंने अभी आपको बताया, यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, सो के साथ हमेशा क्या चलेगा, दैट। टू के साथ, टू का, टू भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन टू एक नेगेटिव वर्ड है और वेरी एक पॉजिटिव वर्ड है। टू का अर्थ होता है मोर देन व्हाट इज नीडेड। ओके, यानी कि पेयर ऑफ कंजंक्शन सो के साथ हमेशा क्या चलेगा, दैट। और ये विद डिजायरेबल एडजेक्टिव्स के, अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ आएगा, और वेरी विद डिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ आएगा। नेक्स्ट, सो कंजंक्शन भी होता है देयरफॉर, इसलिए इसका अर्थ होगा, इसलिए टू के साथ हमेशा टू चलेगा। कैन कम विद डिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ आ जाता है, एज इट इज़ अ पेयर ऑफ, कंजंक्शन का पेयर है। कैन बी कन्वर्टेड, हाँ, और टू टू को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सो दैट में, और सो दैट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, टू टू में। सी द कंजंक्शन विद द सेम मीनिंग एंड इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव। और उसकी उस, जब टू टू को सो दैट में चेंज करते हैं तो मीनिंग में चेंज नहीं होता, सेंटेंस के पैटर्न में चेंज होता है। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते वक्त और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाते वक्त हम इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं। इसलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं लिटिल और नथिंग, लिटिल कॉमा इफ एनीथिंग, यहाँ पे इफ के पहले क्या होगा, एक कॉमा होगा। सेल्डम और नेवर, अब्लिक सेल्डम कॉमा इफ एवर, यहाँ पे भी कॉमा होगा। ओके, तो देखो मैं एक बात बता दूं, लिटिल और नथिंग एक नेगेटिव सेंस है, 50% नेगेटिव और 50% क्या होगा, 50% पॉजिटिव भी होता है और 50% ये क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन लिटिल आर नथिंग या सेल्डम आर नेवर, ये दोनों वर्ड हमेशा ही 50% नेगेटिव होंगे और 50% पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये लिटिल आर नथिंग और सेल्डम आर नेवर ये नेगेटिव पर जोर देता है। ओके, नेगेटिव के साइड में रहता है। और लिटिल कॉमा इफ एनीथिंग और सेल्डम कॉमा इफ एवर ये हमेशा, ये भी 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव के तरफ जोर देता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। तो इन पे हम कुछ एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। दे हैड लिटिल कॉमा कॉमा एनीथिंग टू ईट, लिटिल कॉमा इफ एनीथिंग, लिटिल के बाद अगर इफ आ रहा है, कॉमा के बाद इफ आ रहा है, तो वहाँ पे एनीथिंग आएगा। दे हैड लिटिल कॉमा इफ एनीथिंग टू ईट, मतलब उनके पास कदाचित ही कुछ था खाने के लिए। 68, सी सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर होता है। अगर यहाँ पे और की जगह पे इफ दिया होता तो सेल्डम कॉमा इफ एवर होता। ओके, कम्स हेयर, ही कॉल्स मी अप सेल्डम कॉमा इफ एवर, यहाँ पे अब हम एवर वर्ड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉमा रहेगा। ओके, और यहाँ पे भी मैंने कॉमा यूज़ किया है, हालांकि प्रिंटर ने कॉमा को छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर हम बात करें क्वाइट वर्सेस क्वाइट की, तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वाइट एक क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। और ये क्वाइट क्या है, एक एडवर्ब है, जिसका मीनिंग होता है क्या, हाँ, क्वाइट वर्ड का यूज़ वेरी शब्द के साथ नहीं करते हैं, और या क्वाइट शब्द का प्रयोग ऑल राइट वर्ड के साथ नहीं करते, या क्वाइट शब्द का प्रयोग एनफ वर्ड के साथ नहीं करेंगे, सफिशिएंट वर्ड के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि क्वाइट का अर्थ होता है कंप्लीटली, अब्लिक परफेक्टली। मैंने क्या बताया अभी, कंप्लीटली, कंप्लीटली अब्लिक परफेक्टली, परफेक्टली। ओके, किसका अर्थ होगा, क्वाइट का। ये और ये क्या है, एडवर्ब है, और ये क्वाइट क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स को लिख लेते हैं, देख लेते हैं। आई एम क्वाइट हैप्पी, QUIT, क्वाइट,
क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें हमारे पास होना चाहिए एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट है यू आर डैश राइट बट यू हैव मिस्ड सम पॉइंट्स। यू आर क्वाइट राइट, तुम काफ़ी ठीक हो। यू आर क्वाइट, QUIT, क्वाइट, तुम काफ़ी ठीक हो, बट यू हैव मिस्ड सम पॉइंट, लेकिन कुछ पॉइंट्स को तुमने छोड़ दिया है। 72, प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ कीप क्वाइट बहुत बार आपने स्कूल के दिनों में सुना होगा कि प्लीज़ कीप क्वाइट, शांति रखो। ओके, 73 है ही हैज़ डैश स्मोकिंग। ही हैज़ QUIT, क्वाइट। ये क्वाइट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को त्यागना है, यानी कि गिव अप करना, यानी कि क्या करना? गिव अप करना, त्यागना। नथिंग कैन डैश द चिरपी बर्ड्स। नथिंग कैन क्वाइटन। नथिंग कैन QUIETEN, क्वाइटन। नथिंग कैन क्वाइटन। तो प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप मेरे लेक्चर्स को वन बाय वन देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब कभी भी एडजेक्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के अंत में ईएन जोड़ते हैं तो वो वर्ब बन जाता है। जैसे मैं बात करूं ब्लैक, ब्लैक एक एडजेक्टिव है, रंग को बारे में बताता है। जैसे कि आई एम वियरिंग अ ब्लैक शर्ट, या अ ब्लैक शर्ट, तो शर्ट को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है ब्लैक, तो ब्लैक क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑफ कलर है। उसी तरीके से कोई भी एडजेक्टिव हो उसके अंत में जब ईएन जोड़ते हैं तो वर्ब बन जाता है। जैसे कि ब्लैक, ब्लैकन, जैसे वाइट, वाइटन, लाइक ब्रोड, ब्रोडन। ओके, लाइक वाइट, वाइटन। ओके ना, शॉर्ट, शॉर्टन, शार्प, शार्पन। तो इस तरीके से वो वर्ब बन जाता है। उसी तरीके से क्वाइट एक एडजेक्टिव है, इसके अंत में ईएन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही लेफ्ट होम क्वाइटली। अब इस क्वाइट के अंत में LY जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। वो घर शांतिपूर्वक छोड़ दिया, बिना चुपचाप चला गया, इसका अर्थ ये है। ये इसके कुछ इसके आंसर्स दे रखे हैं यहाँ पर, आप मैच कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया? क्वाइट क्या है? पूरी तरीके से, यानी कि कंप्लीटली या परफेक्टली, अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। क्वाइट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है शांत। क्वाइटन एक वर्ब है क्योंकि इसके अंत में एन लगा देंगे तो वर्ब बन जाएगा जिसका अर्थ होगा शांत करना। जैसे कि नथिंग कैन क्विटन चिरपिंग चिपी बर्ड्स, क्वाइटली एक एडवर्ब है। और ये क्वाइट एक यहाँ पे लिखा है क्या? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, वो वर्ब है, छोड़ना। ओके, गलत लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फेयरली पब्लिक फेयरली, यहाँ पे फेयरली की जगह पे जो राइटर है ना, क्या लिखा है वहाँ पे? फेयरली अब्लिक रैदर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? रैदर होना चाहिए था, क्योंकि फेयरली और रैदर, ये फेयरली शब्द के साथ हमेशा ही यहाँ पे फेयरली की जगह पे क्या होगा? रैदर होगा। आप इतना माइंड में बैठा के चलना, ठीक है? मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस टॉपिक को। फेयरली के साथ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा। ये हमेशा ना फेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ आता है, या हम बोल सकते हैं डिजरेबल एडजेक्टिव के साथ आता है, या हम बोल सकते हैं प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ आता है। इसके साथ हम टू वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, और ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री इसका पॉसिबल नहीं है। मैंने सारे इसके फंक्शंस को मैंने बता दिया, और बता देता हूँ रैदर के साथ क्या चीज़ें चलती हैं। तो रैदर के साथ, ये रैदर का प्रयोग इसके साथ पॉजिटिव डिग्री भी आ सकता है और जी कंपैरेटिव डिग्री भी आ सकता है। इसके साथ हम टू वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स की तो प्लेजेंट एडजेक्टिव भी आ सकता है, यानी कि डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल, या प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, या फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी कि इनके साथ सारी चीज़ें आती हैं। ओके, और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो सारी चीज़ों को एक वीडियो में तो जान नहीं पाएंगे। ओके, सो आप मेरे साथ बने रहें, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। फेयरली विद डिज़ायरेबल एडजेक्टिव्स और रैदर विद अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव्स। यहाँ पे फेयरली की जगह पे क्या होगा? रैदर होगा। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है, कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे टी इज़ फेयरली हार्ड, बल्कि वो क्या है, गर्म है, मतलब कि जितना गर्म होना चाहिए ना उतना है, फेयरली हार्ड है, सही है। द कोक इज़ रैदर हार्ड, जो कोक है ना बल्कि वो क्या है, हार्ड है। उसके बाद ये आई विल नॉट गो विद यू, यू आर रैदर फास्ट, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि आप नो तेज़ हो, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है। द सेंटर इन टाइम, वी विल रीच यू, यू आर फेयरली फास्ट, वी विल रीच, यू आर फेयरली फास्ट, क्योंकि आप फेयरली फास्ट हो। Shut the window, it is rather cold, it is rather cold, it is rather cold, क्योंकि ये क्या है, कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हाँ, कूल, कूल ये एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, प्लेजेंट एडजेक्टिव है, फेवरेबल एडजेक्टिव है, डिजायरेबल एडजेक्टिव है। लेकिन वहीं पे अगर हम कोल्ड वर्ड की बात करें तो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये फेवरेबल है यानी कि प्लेजेंट है, और कोल्ड क्या है, अनप्लेजेंट है। तो अनप्लेजेंट है तो इसके साथ एडवर्ब भी तो अनप्लेजेंट आएगा ना। तो कोल्ड क्या है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, अनप्लेजेंट, अखुशद। बहुत जब तेज़ ठंडा लगने लगता है तो वो क्या होगा, कोल्ड। लेकिन जब गर्मी के दिनों में कूल हवा बहता है तो हमारे लिए प्लेजेंट होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा इन दोनों शब्दों के बीच डिफरेंस। इसीलिए हम यहाँ पे फेयरली वर्ड ना लाके क्या लाएंगे, रैदर, और रैदर तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर है, 76। ओके। नियर का अर्थ होता है पास में। ओके। नियर एक वर्ब भी है, नियर बाई पास में, और नियरली एक एडवर्ब है, और नियर बाई एक प्रपोजिशन है। ओके। और नियर कई बार एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और वर्ब के तरीके से भी यूज़ होता है। ही लिव्स नियर माई, नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में। ही लिव्स इन अ नियर बाई लेन, वो पास के गली में रहता है। आई एम नियरली डन, अब यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। तो नियर का क्या होगा, नियरली। ओके। इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर वी विल ट्रेवल टू द मून एज द डेट ऑफ एग्जाम नियर्ड, नियर्ड यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वर्ब। नज़दीक आ गया, आई ग्रीव एंजायस, मुझे चिंता होने लगा, मैं चिंतित होने लगा। सी केम डैश एंड सिट डाउन, सी केम नियर, वो पास आई, वो पास आई। अब यहाँ पे नियर क्या है, एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम को। सी केम नियर एंड सिट डाउन, और नीचे बैठ गई। देखो नियर क्या है, एक एडवर्ब है, पास या नज़दीक। नियर क्या है, वर्ब भी है, पास आना। नियर एडजेक्टिव भी है, प्रपोजिशन भी है, निकट और पास में। नियर बाई क्या है, एक एडजेक्टिव, पास वाले। और नियरली मतलब एक एडवर्ब है, लगभग, ऑलमोस्ट। जैसे कि आई एम नियरली डन, एक एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, एनफ अगर वर्ड की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि एनफ वर्ड का प्रयोग जब एडवर्ब के तौर पे किया जाता है तो इसके पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एनफ एक क्या बनता है, एडवर्ब। क्या बनेगा, एडवर्ब, जब इसके पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है या एडवर्ब का पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब एनफ वर्ड का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पे किया जाएगा तो इसके बाद नाउन का यूज़ किया जाता है। और ये नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, अगर ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा।
ओके, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं एनफ पे बेस्ड। पहला, आई हैव डैश इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन नाउन है तो यहाँ पे हम इसके पहले एनफ वर्ड का यूज़ करेंगे। हालांकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए नाउन सिंगुलर है। सी हैज़ डैश प्रॉब्लम्स। सी हैव एनफ प्रॉब्लम्स। एनफ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, काउंटेबल नाउन तो इसलिए प्लूरल फॉर्म में आया है। ही इज़ टॉल एनफ। अब यहाँ पे एनफ क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि इसके पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट 86, डैश इज एनफ। आपने एक इडियम सुना होगा, एनफ इज एनफ, बस रहने दो, हो गया जो हो गया, एनफ इज एनफ, दैट्स दैट। ओके, नेक्स्ट है, यू हैव टॉक्ड एनफ। तुमने काफ़ी बातचीत कर लिया। ओके, रहने दो। 88, रमेश इज स्मार्टर enough to get selected for the post with any recommendation। ओके, यहाँ पे इस एडवर्ब, इस एनफ के पहले जो ये एडजेक्टिव आई है ये सुपरलेटिव डिग्री में है। अब जब तक हम इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट ना करें इस सेंटेंस में एरर रहेगा। तो स्मार्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री, स्मार्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और स्मार्टेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, तो जाके सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो गया। अब ये सेंटेंस सही हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। पार्ट नंबर किस में एरर था, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड में 2016 में। ओके, नेक्स्ट लिखा भी है इसका, एनफ टेक्स पॉजिटिव डिग्री। ओके, चेंज स्मार्टर इनटू स्मार्ट। बोला है एनफ जब एडजेक्टिव के तौर पे आता है तो नाउन से पहले आएगा, और अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जी हाँ नहीं आता। ओके ना, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब एनफ एज अ एडवर्ब के तौर पे आता है तो जनरली एडवर्ब कम्स बिफोर एडजेक्टिव। आमतौर पे तो हाँ, जितने भी एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव के पहले आते हैं, बट एनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव। लेकिन एनफ एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव के बाद आता है, यानी कि एनफ के पहले एडजेक्टिव आएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, इन टू आपने सुना होगा, इन टू ये एक ऐसा एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के बाद आता है, यानी कि इसके पहले एडजेक्टिव होगा और फिर ये आएगा। ओके, जैसे कि आई एम फाइन कंप्लीटली बोलूँ तो कंप्लीटली पहले जाएगा, यानी कि आई एम कंप्लीटली फाइन, या तो मैं बोलूँगा कि आई एम फाइन इन टू। ओके, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सच पे। ओके, किस पे, सच पे। ही इज सच अ फूल हो जाएगा इसका आंसर, सच अ होगा, क्योंकि ऑल, बोथ, सच के बाद क्या हम यूज़ करते हैं, ए एब्लिक एन, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। आपने ये इसको आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस, ऑल, बोथ, सच, डबल, मैनी, रैदर, व्हाट, एग्जैक्टली शब्द के बाद एब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नाउन आता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, सच होगा। क्या होगा, सच अ फुल होगा, दैट ही अंडरस्टैंड्स नथिंग। नेक्स्ट है, सच अ बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। सच अ बिहेवियर, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। सी इज डैश टैलेंटेड एक्टर्स एज आई हैव नेवर सीन। सी इज सच अ सी इज सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस एज आई हैव नेवर सीन, जो कि मैंने कभी नहीं देखा है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे बीच में यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बिहेवियर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, किसी का अगर बिहेवियर को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, सच बॉयज फेस प्रॉब्लम्स, ऐसे लड़के। अब मैं बता दूं सच बॉयज, अब ये सच के बाद ना ए एब्लिक एन में से किसी का आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो ये नाउन आ रखा है ना इस स्टेटमेंट में, वो बॉय क्या है, प्लूरल है, प्लूरल
काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले थोड़ी ना एवली कैन का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे सच बॉयज फेस प्रॉब्लम्स वो सेंटेंस टोटली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्टली। डायरेक्ट का अर्थ होता है क्या, विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी स्टॉपेज, और डायरेक्टली मतलब होता है सीधे। ओके, सो ही केम हेयर डैश फ्रॉम एयरपोर्ट, यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट फ्रॉम एयरपोर्ट यानी कि बिना, विदाउट एनी स्टॉपेज। ही कम्स टू क्वेश्चंस डायरेक्टली विदाउट एक्सप्लेनिंग, मतलब सीधे बिना एक्सप्लेन किए हुए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टली। 94, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी डायरेक्टली, मेरे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आओ। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी डायरेक्ट, मतलब सीधे, और डायरेक्टली तुरंत। देर इज़ नो डायरेक्ट रूट, देर इज़ नो एनी डायरेक्ट रूट टू माई विलेज। डायरेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और डायरेक्टली क्या है, एडवर्ब है। डायरेक्टली क्या है, एडवर्ब है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए हम डायरेक्ट लगाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि डायरेक्ट, और डायरेक्ट वर्ब भी है। ओके, डायरेक्ट मतलब ये एडवर्ब, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट टर्निंग और स्टॉपिंग। मैंने बताया था ना, डायरेक्ट वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब विदाउट स्टॉपेज की बात करें। किसकी बात करेंगे, विदाउट स्टॉपेज की बात करेंगे, विदाउट, विदाउट स्टॉपिंग और विदाउट टर्निंग, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें डायरेक्ट की, तो एक एडजेक्टिव है, स्ट्रेट मतलब सीधा। डायरेक्ट एक वर्ब है, मतलब होता है निर्देश देना, जैसे कि सी डायरेक्ट्स मी ऑल द टाइम, वो मुझे हमेशा निर्देश देती रहती है। डायरेक्टली क्या है, एक एडवर्ब है, इमिडिएटली जिसका अर्थ होता है तुरंत। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस पे एसएससी CHL में पूछा गया 2016 में, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि फरवरी के में जो एग्ज़ाम हुआ था वो फर्स्ट मॉर्निंग में, वो फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात कर रहा है। आई एम कमिंग डायरेक्टली टू माई ऑफिस फ्रॉम द स्टेशन, ये बात कर रहा है क्या, विदाउट टर्निंग या विदाउट स्टॉपिंग की, यानी कि विदाउट एनी स्टॉपेज, तो वहाँ पे डायरेक्टली ना आके क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, डायरेक्ट आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। प्रेजेंटली देखो, अगर हम बात करें प्रेजेंट वर्ड की, किसकी, प्रेजेंट वर्ड की, तो प्रेजेंट एक वर्ब भी है, प्रेजेंट एक एडजेक्टिव भी है। ओके, दो तरीके से इस प्रेजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, एक तो वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा एडजेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर प्रेजेंटली की बात करें तो जी, ये एक एडवर्ब है। क्या है, ये एक एडवर्ब है, हमेशा ही सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया जाएगा। ओके, और इसका यूज़ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। और अगर इस प्रेजेंट को हमें एडवर्ब बनाना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा एट प्रेजेंट, तो फिर जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका हम यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आई विल सबमिट द रिपोर्ट प्रेजेंटली, मैं तुरंत ही रिपोर्ट्स को क्या करूँगा, प्रेजेंट करूँगा, सबमिट करूँगा। ओके, एट प्रेजेंट, अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एट प्रेजेंट, अभी मैंने आपको बताया था एट प्रेजेंट का अर्थ होता है क्या, प्रेजेंटली। एट प्रेजेंट आई एम हेयर, अभी फिलहाल मैं यहाँ हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 है, सी विल डैश लीव फॉर द USA, सी विल प्रेजेंटली, सी विल प्रेजेंटली, वह अभी तुरंत लीव करेगी, कहाँ के लिए, USA के लिए। आई हैव बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर, अब यहाँ पे प्रेजेंट एक नाउन का वर्क करेगा, यानी कि गिफ्ट के बारे में बात कर रहा है। आई हैव बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर, यानी कि अ गिफ्ट फॉर हर। ओके, नेक्स्ट, सी डैश अ वर्स टू मी, यानी कि सी प्रेजेंटेड, वो उसने मेरे लिए लाई, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंटेड यहाँ पे होगा, और ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंटली कॉमा सी इज बिजी कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर हर नेक्स्ट प्ले,
तो प्रेजेंटली को अगर हम, ये प्रेजेंटली क्या सेंटेंस में टोटली करेक्ट है, लेकिन अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट भी लगा सकते हैं। ओके, बाकी ये एट द प्रेजेंट नहीं होता, इन द प्रेजेंट नहीं होता। ओके, और नो इम्प्रूवमेंट तो अगर इसको हमें हटाना है तो गलत ही है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट प्रेजेंट। यहाँ पे ऑप्शंस में भी दे दिया है। पढ़ेंगे हम क्या, लाउड, अलाउड एंड लाउडली। लाउड एक एडजेक्टिव है, अलाउड एक एडवर्ब है, और अलाउडली भी क्या है, एक एडवर्ब है। लेकिन अलाउड का अर्थ होता है विच कैन बी हर्ड, जो सुनाई देने योग्य होगा, यानी कि जो चीज़ क्लियर होगा, यानी कि हियरेबल, लिसनेबल, हियरेबल होगा, जो सुनने योग्य होगा। विदाउट नॉइज, जिसमें नॉइज नहीं होगा। बट लाउडली का अर्थ होता है विद अ लॉट ऑफ नॉइज, विद अ लॉट ऑफ नॉइज, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा उधम होगा, शोरगुल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लाउडली। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हर्ड अ लाउड नॉइज, मैंने कैसा नॉइज सुना, तो बहुत ही लाउड था, ठीक है, बहुत ही उधमी था। डोंट प्ले द म्यूजिक लाउडली, इसलिए म्यूजिक को लाउडली मत प्ले करो, विद अ लॉट ऑफ नॉइज के साथ मत प्ले करो। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज स्पीक अलाउड, मतलब ऐसे बोलो कि वो सुनाई देने योग्य हो। यू आर नॉट, यू आर इनऑडिबल, तुम सुनाई नहीं दे रहे, इस तरीके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। ओके, लाउड क्या है, एक एडजेक्टिव, लाउडली क्या है, एक एडवर्ब, और लाउड क्या भी है, एक एडवर्ब। विद एटलीस्ट ऑडिबल, मतलब कि सुनाई देने योग्य होगा। लाउडली विद अ लॉट ऑफ नॉइज, यानी कि शोरगुल के साथ, शोर शराबे के साथ। और लाउड मतलब होता है तेज आवाज़ में। बिफोर एंड अगो की बात कर रहा है स्टेटमेंट में। मैं बता दूं कि अगो का यूज़ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और बिफोर का यूज़ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। या पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। परफेक्ट टेंसेस में होते हैं बिफोर का यूज़, और इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में होगा अगो का यूज़। आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, मैंने उसको पहले नहीं देखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर आएगा, न कि एगो। आई शॉ हिम 2 days ago आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी हैड लेफ्ट बिफोर वी केम, तो यहाँ पे एक कंजंक्शन है, तो बिफोर आएगा। रेज दिस इशू बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष इसको, इस इशू को क्या करो, रेज करो, तो यहाँ पे बिफोर क्या है, preposition है। सी सेड आई केम 2 days डैश अगो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्यों, क्योंकि सी सेड आई केम 2 days अगो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इस अगो को हम बिफोर में चेंज करते हैं, किसमें, बिफोर में चेंज करते हैं। सी सेड दैट सी हैड कम 2 days बिफोर, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, तो इस अगो को बिफोर में चेंज करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। आप बता रहे हैं ना कि अगो चेंज इनटू बिफोर कब, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। ओके, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर हम जेंटली की बात करें तो जेंटली होता है सॉफ्टली होता है क्या, कोमलता पूर्वक, और जेंटली मतलब होता है हल्के से। जेंटली का अर्थ होता है हल्के से, और सॉफ्टली मतलब होता है कोमलता पूर्वक। ओके, प्लीज स्पीक, स्पीक सॉफ्टली, कोमलता पूर्वक बोलो, सॉफ्टली न कि जेंटली। ओके, टच द बेबी क्या होगा, जेंटली, मतलब उसको उसको हल्के से छुओ। नेक्स्ट, स्मॉल और लिटिल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही इज़ अ लिटिल बॉय, बॉय के लिए क्या आएगा, लिटिल आएगा। जैसे कि स्मॉल जोनी, यहाँ पे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या आता है, स्मॉल, स्मॉल जोनी वांट्स टू प्ले। हैव अ लिटिल पेशेंस, ये तो आपने सुना ही होगा कि हैव अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा धैर्यता रखो। इफ़ यू टीच स्मॉल चिल्ड्रेन, अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो। ओके, नेक्स्ट, लिक्वायर इवन इन लिटिल क्वांटिटी, यहाँ तक कि ना के बराबर क्वांटिटी में, इज़ हार्मफुल, हो क्या है, हार्मफुल है।
समटाइम, समटाइम, समटाइम्स, ये समटाइम एक एडवर्ब है। बीच वाला ये जो समटाइम अलग अलग है ये एक नाउन है, और ये समटाइम क्या है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो समटाइम का प्रयोग सेंटेंस के बीच में करते हैं कि कोई समय के लिए, किसी भी समय के लिए, एनी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में समटाइम का यूज़ होगा। और समटाइम्स मतलब होता है कभी कभार के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, यानी कि रेयरली के कॉन्टेक्स्ट में आएगा समटाइम, ये समटाइम। लेकिन ये समटाइम मतलब होता है कुछ समय। ओके, जैसे कि आई हैव सम टाइम, यानी कि मेरे पास क्या है, कुछ समय है। तो ये सम अलग होगा और ये टाइम क्या होगा, अलग होगा। आई कम हेयर सम टाइम, यानी कि ये वाला सम टाइम यानी कि कभी भी, कभी भी के बारे में बात कर रहा, तो एक साथ होगा, सम टाइम होगा ना कि सम टाइम्स। ओके, ही कम्स एवरी ईयर सम टाइम इन नवंबर, यानी कि नवंबर में कभी भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम टाइम, जो कि एक ही में होगा ना कि सम टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है 122, हाउ और डैश टाइम्स डू यू नीड, यानी कि हाउ मच टाइम डू यू नीड, तुम्हें कितना टाइम चाहिए। क्वांटिटी को पता करने के लिए मच का यूज़ करेंगे। और हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हेयर, तुम कितनी बार आते हो, तो बार को पता करने के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम मेनी का प्रयोग करेंगे। ओके, क्योंकि हमें संख्या को पता करना है। ओके, आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें एवरीडे और एक क्या है एवरीडे, आप इस एवरीडे को देख पा रहे होगे, एवरी और प्लस डे एक ही साथ है, यानी कि ज्वाइंट है। लेकिन यहाँ पे एवरी और डे अलग अलग है। ये क्या है, एक एडवर्ब है। ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करने करेगा, किसको, किसी वर्ब को। लेकिन ये एवरीडे क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इस पे सम एग्जाम्पल को करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को। आई कम हेयर, यानी कि एवरी डे, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। तो एवरी अलग रहेगा और डे अलग रहेगा, एक एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, इस वर्ब को। ओके, 125 की बात करें कि इट इज़ हिज एवरी डे प्रॉब्लम, वह, अरे यार मत पूछो, यह तो उसकी रोज़ की समस्या है। जैसे मैं बात करूँ कि मत बोलो ना, ये तो उसकी रोज़ की कहानी है। तो इट इज़ हिज एवरी डे एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए ना, एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि एवरीडे के साथ में होगा, एवरीडे। ओके, तो हमें क्या चाहिए, ये अब क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब किसको क्वालिफाई करेगा, इस नाउन को, प्रॉब्लम को। लाइक वर्सेस एंड, लाइक वर्सेस एंड, लाइक, ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ये हमेशा अपने पास कौन सा केस लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ओके, एज एक प्रेपोजिशन भी है। एज क्या है, एक प्रेपोजिशन भी है। एज का यूज़ दो तरीके से करते हैं, सब्जेक्टिव केस को ज्वाइन करने के लिए और किसको, ऑब्जेक्टिव केस, दोनों को ही ज्वाइन करने के लिए एज का यूज़ करते हैं। जब तुलना दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा हो तब सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। यदि तुलना जब दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच हो रहा हो तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि यू आर लाइक माई ब्रदर, तुम मेरे भाई जैसे हो। डू एज आई डू, डू एज, एज आ रहा है, एज के बाद कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कौन सा, लाइक और एज में से कौन सा आएगा, एज आएगा। ओके, नेक्स्ट, सी रिजेंबल्स डैश हर फादर, हर ब्रदर सो मच that it is difficult to tell one from the other. She resembles her brother, और resembles शब्द के साथ to या as या like में से कोई भी वर्ड नहीं आता। ओके, ये सारे ही वर्ड गलत हैं। ओके, सुपरफ्लुअस बनाते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, इट इज़, इट इज़ एज सॉफ्ट एज फर, इट इज़ एज सॉफ्ट एज फर। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि एज प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज़ दो कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी। ओके, एज प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी। लेकिन अगर बात करा जाए सो प्लस एडजेक्टिव ऑफ
पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो इसका यूज़ हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में, केवल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एज सॉफ्ट एज फर, सी कंसिडर्स मी डैश हर ब्रदर। यहाँ पे अगर हम एज का यूज़ कर लें तो, या लाइक का वर्ड वर्ड यूज़ कर लें तो रॉन्ग होगा, क्योंकि कॉल, कंसिडर, अपॉइंट, नेम, इलेक्ट, अपॉइंट वर्ड के साथ हम एज का प्रयोग नहीं करते या लाइक का प्रयोग नहीं करते। ओके, तो लाइक क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, के जैसा, और एज क्या है, एक एडवर्ब है, विद वर्ब के साथ आएगा। लुक लाइक होता है रिजेंबल, लुक लाइक इक्वल टू रिजेंबल, इसलिए रिजेंबल शब्द के साथ लाइक, एज या टू शब्द का प्रयोग नहीं करते। ओके, जैसे यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, यू आर लाइक माई ब्रदर, डू एज आई डू, रिजेंबल हर ब्रदर होगा। ओके, नो वर्ड विल कम इन द ब्लैंक, ब्लैंक में कोई नहीं वर्ड आएगा। इट इज़ एज सॉफ्ट एज फर, यहाँ पे ये भी आपको बता दिया कि एज प्लस डॉट डॉट प्लस एज, पेयर ऑफ कंजंक्शन यूज्ड टू कंपेयर। ओके, सी कंसिडर्स मी हर ब्रदर, नो वर्ड विल कम इन द ब्लैंक, note as do not come with consider, name, elect, think, call, appoint, make, choose, nominate and crown। शब्दों के साथ, इन सारे ही शब्दों के साथ एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें तो SSCCL 2016 में पूछा गया है आफ्टरनून शिफ्ट में, अगस्त 13 अगस्त को। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुक एट वॉट आई एम डूइंग एंड डू एज आई डू, लुक एट वॉट आई एम डूइंग एंड डू एज, यहाँ पे लाइक की जगह पे क्या होगा, एज होगा, एंड डू एज आई डू, क्योंकि लाइक के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है और ऑब्जेक्टिव केस तो दिया नहीं है हमें, तो सब्जेक्टिव केस दिया है क्योंकि आगे वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एज, इसका करेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया भी है replace like with as is an adverb that qualifies an action, nobody loved her as I do, उसको कोई इस तरीके से प्यार नहीं करता था जैसे मैं करता हूँ। कि करना भाई, the same idea can be expressed using like but differently। okay, nobody loves her like me, अब देखो ना, यहाँ पे हर क्या है, उसको कोई भी इस तरह नहीं प्यार करता, लाइक मी, मेरे जैसा। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज आई डू, हेयर लाइक इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, लाइक इज एन adjective that qualifies a noun or pronoun। okay, you are smart enough to understand each and every hint that I am explaining now। स्टूडेंट्स, जो अगला मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, यूज ऑफ अदर, अनदर, द अदर एंड अदर्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ना, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ टेक केयर एंड बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली members as well। Okay, bye bye and take care, and I request all of you to subscribe this channel, to like all the videos, and please spread and share all these videos with your no among your friends, so that this channel may also get boost itself। okay, bye bye and take care।